तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स की जो हमने अभी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है उसकी हम करते हैं क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन में हमने सॉलिड्स को 3 टाइप्स के अंदर क्लासिफाइड किया है। पहली टाइप हमारे पास है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। दूसरी हमारे पास जो टाइप है वो है एमॉर्फस सॉलिड। तीसरी जो हमारे पास टाइप है वो है हमारे पास पॉलीमेरिक सॉलिड्स, पॉलीमेरिक सॉलिड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो हमारे पास 3 क्लासिफिकेशंस हैं कि हमने सॉलिड्स को इन 3 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाइड कर दिया है। उनकी प्रॉपर्टीज को देखते हुए, उनके स्ट्रक्चर को देखते हुए हमने उनकी क्लासिफिकेशन कर दी। अब इसमें सबसे पहली जो टाइप है हमारे पास वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को किस तरह से डिफाइन करते हैं? तो सॉलिड्स इन विच atoms and molecules are regularly arranged, या यूं इसको कह सकते हैं कि ऐसे सॉलिड्स जिनमें ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है, एटम्स और मॉलिक्यूल का ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है, ऐसे सॉलिड्स को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। तो वो सॉलिड्स जिनमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर रेगुलरली अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न, एक तरतीब के साथ एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अरेंज होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एग्जांपल देते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं मेटल्स की, तो मेटल्स में हमारे पास आ जाता है जिंक, इसमें आ जाता है कॉपर, इसमें आ जाता है आयरन। तो ये हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेटल, जिंक, कॉपर और आयरन, तो ये हमारे पास आ गया मेटल्स के अंदर। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड की, आयनिक कंपाउंड, तो आयनिक कंपाउंड के अंदर हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो है ये बेस्ट एग्जांपल है, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड के बाद हम आते हैं सोडियम क्लोराइड के बाद हम आते हैं सिरामिक्स पर, कि सिरामिक्स के अंदर हमारे पास जो जिरकोनिया है, जिरकोनिया ये हमारे पास क्रिस्टलाइन है। तो मेटल्स के अंदर जिंक, कॉपर और आयरन के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स की रेगुलर अरेंजमेंट होगी। आयनिक कंपाउंड के अंदर सोडियम क्लोराइड की रेगुलर अरेंजमेंट होगी, और सिरामिक्स के अंदर जिरकोनिया हमारे पास ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एग्जांपल है। इसके बाद डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि हम किसी भी मटेरियल की जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है उसको किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। सो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर स्टडीड बाय एक्सरे टेक्निक। हम एक्सरे टेक्निक के मुताबिक, हम एक्सरे टेक्निक की मदद से किसी भी क्रिस्टलाइन के स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट, देखना यह है कि हमारे पास जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की हम बात करते हैं, तो ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर रेगुलरली अरेंज होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फॉर एग्जांपल कि ये हम एक क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं कि ये हमारे पास एटम्स हैं जो कि एक रेगुलर पैटर्न के साथ एक सॉलिड मटेरियल के अंदर अरेंज है, और इन तमाम एटम्स का एक दूसरे से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। पहले का दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे का चौथे, इस तरह से तमाम एटम्स और मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस जो है वो एक दूसरे से इक्वल है, और ये तमाम एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। अब कोहेसिव फोर्स की वजह से these atoms are bound due to cohesive force। तो ये जो आपके पास एटम्स हैं ये कोहेसिव फोर्स की वजह से बाउंड है। कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स को एक रेगुलर पैटर्न के अंदर, एक रेगुलर शेप के अंदर बाउंड करके रखती है। अब स्टूडेंट्स, बात ये है कि क्या ये एटम्स स्टैटिक होते हैं? क्या ये एटम अपनी पोजीशन पर रेस्ट की हालत में होते हैं? तो बिल्कुल नहीं।
ये एटम्स अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करते रहते हैं एक स्पेसिफिक एम्पलीट्यूड के साथ। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इन एटम्स का वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो स्टार्ट के अंदर रूम टेम्परेचर पर या नॉर्मल टेम्परेचर पर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड इतना होता है कि इनके दरमियान कोहेसिव फोर्स बहुत काफी होती है कि इनको बाउंड करके रखे, जिससे इनका जो स्ट्रक्चर है ये मेंटेन रहता है। लेकिन अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर के बढ़ने से एटम्स और मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड बढ़ने से होगा ये कि वो कोहेसिव फोर्स जो इन एटम्स को आपस में बाउंड करके रखती है वो उस रेशो से नहीं बढ़ती। इसकी वजह से होता ये है कि वो मटेरियल, वो सॉलिड मटेरियल, वो क्रिस्टलाइन मटेरियल जो है वो एक खास टेम्परेचर पे जाके इतने ज्यादा टेम्परेचर जब मिलता है कि इनका वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाता है, कोहेशन बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वो इतनी नहीं रहती कि उनको एक स्पेसिफिक पोजीशन पर बाउंड करके रखे, और वो एटम जो होती हैं वो अपनी इतनी ज्यादा वाइब्रेशन के साथ वाइब्रेट करते हैं कि वो सॉलिड जो है वो ऑर्डर से डिसऑर्डर में चेंज होना शुरू हो जाता है, वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाता है, या इन शॉर्ट वो सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम देखते हैं कि अगर सॉलिड को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर देते हैं तो सॉलिड एक खास टेम्परेचर पर, ऐसे सॉलिड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड एक खास टेम्परेचर पे जाके मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब वो टेम्परेचर जो है वो इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट स्पेसिफिक होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर कभी ये मेल्ट ना करें और कभी ये मेल्ट कर जाए। तो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है इन सब का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो स्पेसिफिक होता है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स की क्लासिफिकेशन के अंदर अब हम इसकी सेकंड टाइप पर आते हैं जो है हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड। अब एमॉर्फस सॉलिड ये हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड की ही एमॉर्फस सॉलिड हमारे पास सॉलिड्स की ऐसी टाइप है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स का कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता। इसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई रेगुलर अरेंजमेंट, कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता, बल्कि एमॉर्फस का जो मतलब है वो है विदाउट फॉर्म एंड विदाउट स्ट्रक्चर। डियर स्टूडेंट, एमॉर्फस सॉलिड्स इसका मतलब है विदाउट फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, कि इसमें हमने ऐसे सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है जिनकी कोई फॉर्म या जिनका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता। मतलब यह है कि इसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जिस तरह से कि आपने किसी लिक्विड को जो कि डिसऑर्डर स्ट्रक्चर रखता है, किसी लिक्विड को आपने फ्रीज कर लिया हो, तो ये इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि मोर लाइक लिक्विड्स विद डिसऑर्डर स्ट्रक्चर फ्रोजन इन, कि हमारे पास इसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स की कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपने किसी लिक्विड को जिसका कि डिसऑर्डर स्ट्रक्चर होता है उसको फ्रीज कर लिया है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल जिस डिसऑर्डर अरेंजमेंट में मौजूद है वहीं पर ही इनको फ्रीज कर दिया हो, वहीं पे स्टॉप कर दिया। तो इसलिए हम एमॉर्फस को डिफाइन करते हैं। एमॉर्फस का मतलब है विदाउट फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोर लाइक लिक्विड्स विद डिसऑर्डर स्ट्रक्चर फ्रोजन इन। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट हम इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं कि एमॉर्फस सॉलिड की सबसे बेस्ट और मशहूर जो एग्जांपल है वो हमारे पास है ग्लास। तो ग्लास की बात करते हैं, ये बजाय ग्लास जो है सॉलिड है, लेकिन अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये एक मेल्ट इनटू पेस्ट लाइक स्टेट, तो ये एक पेस्ट लाइक स्टेट में चेंज हो जाता है। अगर आप टेम्परेचर इसका बढ़ाते जाएंगे ये मोर एंड मोर विस्कस होता जाएगा, और 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बहुत ज्यादा विस्कस हो जाएगा। तो इसी वजह से एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर आता है ग्लास, और ग्लास जो है इसका कोई भी डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, कोई रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, और इसी वजह से हम एमॉर्फस सॉलिड को ग्लासी सॉलिड का भी नाम देते हैं।
तो जितना भी आपके पास अमोर्फस सॉलिड है उनका कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। जिस तरह से अभी क्रिस्टलाइन के अंदर हमने पढ़ा कि क्रिस्टलाइन का एक रेगुलर डेफिनिंग पॉइंट होगा, स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होगा, लेकिन ग्लासी सॉलिड का, अमोर्फस सॉलिड का कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। तो अमोर्फस सॉलिड में हमने देखा कि अमोर्फस दैट इज विदाउट फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोर लाइक लिक्विड विद डिसऑर्डर स्ट्रक्चर फ्रोजन इन। एग्जाम्पल इसकी ग्लास हो गई, और हीटिंग मेल्ट इनटू पेस्ट लाइक स्टेट एंड बिकम मच विस्कस एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड हैविंग नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। तो ये है डियर स्टूडेंट हमारे पास अमोर्फस सॉलिड। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स की हम तीसरी टाइप पढ़ते हैं, और वो है हमारे पास पॉलीमेरिक सॉलिड्स। अब पॉलीमेरिक सॉलिड्स जो है वो क्रिस्टलाइन और अमोर्फस दोनों से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो इस लिहाज से क्योंकि ना तो ये क्रिस्टलाइन की कैटेगरी में आता है, ना ही ये अमोर्फस की कैटेगरी में आता है, बल्कि ये क्रिस्टलाइन और अमोर्फस इन दोनों के दरमियान में है। अब अमोर्फस सॉलिड्स में हमारे पास नेचुरली अकरिंग और सिंथेटिक रबर्स जो हैं ये शामिल हैं, और पॉलीमर्स ज्यादातर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से ऑब्टेन होते हैं। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में होता ये है कि हमारे पास एक लॉन्ग चेन मैसिव मॉलिक्यूल्स के अंदर हम एक सिंपल मॉलिक्यूल को ऐड कर देते हैं। अब इन पॉलीमर्स की जो हमारे पास बेस्ट जो प्रॉपर्टीज हैं वो लो स्पेसिफिक ग्रेविटी है और गुड वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो है। मतलब बजाय इनका जो वजन है वो बहुत थोड़ा होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा वेट जो है वो उठा सकती हैं। अब जितने भी हमारे पास पॉलीमर्स होते हैं ज्यादातर ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से हमें ऑब्टेन होती हैं। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास है पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन और नायलॉन। अब डियर स्टूडेंट्स बात ये है कि हमारे पास ये जो पॉलीस्टीरीन, जैसा कि पॉलीथीन है शॉपर हो गए, पॉलीस्टीरीन डिस्पोजेबल कप वगैरह जिसमें अक्सर ये अच्छी अच्छी शॉप्स पे हमें जो है वो फूड्स या फिर कॉफी वगैरह डिस्पोजेबल कप्स के अंदर दी जाती है। जो नायलॉन है ये एक स्लिम सा एक रस्सी की तरह बड़ा मुलायम से रस्सी होती है। तो ये हमारे पास मटेरियल सारी की सारी एग्जांपल्स हैं पॉलीमर्स की। पॉलीमर्स असल में हाइड्रोकार्बन से मिलते हैं। हमें कार्बन को ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मेटालिक और अदर नॉन मेटालिक मटेरियल्स एलिमेंट्स के साथ हम इनकी केमिकल कंपोजिशन करते हैं और उससे हमें ये पॉलीमर्स हासिल होते हैं। तो पॉलीमर्स को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। तो पॉलीमर्स दैट इज स्ट्रक्चर इन बिटवीन ऑर्डर एंड डिसऑर्डर। अगर इसकी डेफिनेशन की तरफ आती हैं तो हमारे पास ये ऐसे सॉलिड्स हैं जिनका जो ऑर्डर स्ट्रक्चर और डिसऑर्डर स्ट्रक्चर के दरमियान में मौजूद है। ऑर्डर क्रिस्टलाइन हो जाता है, डिसऑर्डर अमोर्फस हो जाता है। आप इसको कह सकते हैं इन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस। डियर स्टूडेंट, ये आपके पास पार्शली या पुअरली क्रिस्टलाइन भी आप कह सकते हैं। अब ये लार्जेस्ट ग्रुप बनाती हैं हमारे पास। लार्जेस्ट ग्रुप का मतलब नेचुरली अकरिंग और सिंथेटिक रबर्स को के साथ ये हमारे पास एक लार्जेस्ट ग्रुप बनाते हैं इन मटेरियल्स का। अब इसमें हम बात करते हैं जो दूसरे हमारे पास मटेरियल्स हैं, जैसे कि प्लास्टिक है, सिंथेटिक रबर्स हैं। ये आमतौर पर पॉलीमर्स जो है इनको पॉलीमर्स कहा जाता है और इनको पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से ही ऑब्टेन किया जाता है। तो ये हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है प्लास्टिक और सिंथेटिक रबर्स। और प्लास्टिक को आप देखें कि आज हमने हर चीज के अंदर प्लास्टिक को इन्वॉल्व कर लिया है अपनी जरूरत के मुताबिक। जहां पर मेटल्स को भी यूज किया जाता था मेजॉरिटी, वहां पर हमने प्लास्टिक को यूज करना स्टार्ट कर दिया है। अब पॉलीमराइजेशन प्रोसेस हमारे पास क्या है? ये पॉलीमराइजेशन एक ऐसा केमिकली कंबाइंड करते हैं हम एक सिंपल मॉलिक्यूल को एक मैसिव लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल के अंदर या फिर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर, कि एक लॉन्ग चेन मैसिव मॉलिक्यूल के अंदर हम एक सिंगल सिंपल मॉलिक्यूल को ऐड कर देते हैं जो हमारे पास पॉलीमराइजेशन प्रोसेस बनाता है। अब इन पॉलीमर्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं? पहली प्रॉपर्टी ये है कि इनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये लो होती है। मतलब कि इनका जो वेट है, इनका जो वजन है वो बहुत कम होता है मेटल्स के मुकाबले में। फॉर एग्जाम्पल आजकल आपने देखा है कि एक जो कुर्सी है वो प्लास्टिक की है और एक लोहे की है।
अब लोहे की जो कुर्सी है उसका वजन बहुत ज्यादा होगा, वेट बहुत ज्यादा होगा, जबकि जो प्लास्टिक की कुर्सी है उसकी मजबूती भी होगी और उसका वजन जो है, वेट भी बहुत कम होगा। तो गुड वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो, तो यही वजह है कि उनका वजन बहुत कम लेकिन उनकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज्यादा होती है। अब पॉलीमर्स कंसिस्ट करते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ, इन पॉलीमर्स को केमिकल कंपोजिशन हाइड्रोजन कार्बन के साथ हम ऑक्सीजन को मिलाते हैं, हाइड्रोजन को मिलाते हैं, नाइट्रोजन को मिलाते हैं और अदर मेटालिक और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स को कार्बन के साथ केमिकली कंबाइन करके ये पॉलीमर्स बनाते हैं। तो पॉलीमर्स कंसिस्ट करते हैं कार्बन विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड मेटालिक एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। इसकी हमारे पास जो एग्जांपल है पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन और नायलॉन, ये हमारे पास तीन बहुत ही मशहूर इसकी एग्जांपल्स हैं। डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास नेचुरल रबर मौजूद है, तो नेचुरल रबर ये कंपोस्ट होती है प्योर स्टेट के अंदर और ये हाइड्रोकार्बन से मिलती है और इसका ये जनरल फार्मूला हमारे पास है C5H6 N। So natural rubber is composed in pure state entirely of hydrocarbons with formula this। तो ये आपके पास नेचुरल रबर का फार्मूला है। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स जिसमें हमने क्रिस्टलाइन, अमोर्फस और पॉलीमर सॉलिड्स पढ़ा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्रिस्टल लेटिस की। क्रिस्टल लेटिस की तरफ आने से पहले हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है एटम्स और मॉलिक्यूल्स की और ये हमारे पास एक 3 डायमेंशनल पैटर्न होता है, जिस तरह से एक छोटा सा डाइस होता है। इस डाइस को आप जिस तरफ से भी देखेंगे आपको ये एक ही तर्ज का, एक ही शेप का और एक ही पैटर्न का नजर आएगा, क्योंकि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एक बेसिक स्ट्रक्चर से मिलके बनते हैं जिसे कि हम सॉलिड यूनिट सेल का नाम देते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपके पास एक रूम है तो वो एक छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना है। अगर हम एक ईंट को यूनिट सेल का नाम देंगे तो वो जो रूम है आपके पास वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है। अब यूनिट सेल जो होता है ये हमारे पास 3 डायमेंशनल बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अगर हम ऐसे ही बेसिक स्ट्रक्चर्स इकट्ठे करते हैं, इनको आपस में जोड़ते हैं तो ये हमारे पास बनता है एक क्रिस्टल लेटिस। क्रिस्टल लेटिस की सबसे जो बेस्ट हमारे पास एग्जांपल है वो है सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, NaCl स्ट्रक्चर। सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर के अंदर उसकी एक क्यूबिकल शेप है और हर कॉर्नर पर एक एटम जो है वो मौजूद होता है और एटम्स और मॉलिक्यूल्स की एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है और हर साइड वो दूसरी साइड के साथ परपेंडिकुलर होती है, राइट एंगल बनाती है। हर साइड का जो एंगल है वो राइट एंगल बनता है। जबकि दूसरे जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं क्रिस्टलाइन के अलावा उनके अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है कि वो दो साइड्स आपस में राइट एंगल टू ईच अदर हों। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्रिस्टल लेटिस क्रिस्टलाइन सॉलिड ये 3 डायमेंशनल पैटर्न पर कंसिस्ट करता है जो रिपीट करता है ओवर एंड ओवर अगेन। हर साइड से ये आपको एक ही तर्ज का नजर आता है। इसमें आपके पास जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक यूनिट सेल या फिर स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जिसे हम यूनिट सेल का नाम देते हैं, तो ये स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है यूनिट सेल, जैसे अभी हमने ईंट की एग्जांपल दी। अब यहां पर हम क्रिस्टल लेटिस को डिफाइन करते हैं कि हमारे पास क्रिस्टल लेटिस की डेफिनेशन क्या बनेगी। तो हमारे पास जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, एक जो भी स्ट्रक्चर बनता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, उसमें यूनिट सेल्स को आपस में मिलाते जाएंगे, इकट्ठा करते जाएंगे, तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे हम क्रिस्टल लेटिस बोलते हैं। सो होल स्ट्रक्चर ऑब्टेन बाय रेपिटेशन ऑफ यूनिट सेल। तो जब रेपिटेशन ऑफ यूनिट सेल होगी ये बन जाएगा हमारे पास क्रिस्टल लेटिस, जिसकी एग्जांपल आपके पास है NaCl स्ट्रक्चर, सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। इसकी क्यूबिक शेप होती है, ऑल साइड्स मीट राइट एंगल टू ईच अदर। तो तमाम साइड्स जो है वो एक दूसरे के साथ राइट एंगल के साथ मिलती हैं, जबकि बाकी तमाम स्ट्रक्चर्स के अंदर तमाम साइड्स जो है वो राइट एंगल के साथ मीट नहीं करती।